नमस्कार। हम अब अपना भूगोल प्रायोगिक का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने भूगोल के जो प्रैक्टिकल पेपर या प्रायोगिक पेपर है सेकेंड ईयर ज्योग्राफी कोटा यूनिवर्सिटी का, उसके कोर्स पैटर्न और सिलेबस का एक अध्ययन किया था। समझा था कि हमारे प्रैक्टिकल्स के अंदर क्या सिलेबस है, और आज हम प्रैक्टिकल्स का अपना अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। आपके प्रैक्टिकल में फर्स्ट जो टॉपिक है वह है मानचित्रण कला में विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का उपयोग का अध्ययन। तो हम आज सबसे पहले यह अध्ययन करेंगे कि मानचित्र क्या होते हैं। संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग को निश्चित मापनी पर विभिन्न संकेतों के द्वारा समतल सतह पर निरूपण या प्रदर्शन मानचित्र कहलाता है। आप सभी जानते हैं कि भूगोल या ज्योग्राफी का जो मेजर टूल है वह है मैप्स या मानचित्र। भूगोल में हम जिन भी तथ्यों का और तत्वों का अध्ययन करते हैं उनका वितरण हम मानचित्रों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम मानचित्र के बारे में बताएं कि मानचित्र क्या होता है, आपसे अगर पूछा जाए कि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो मानचित्र किसे कहेंगे या मानचित्र को परिभाषित कीजिए, तो मानचित्र की परिभाषा है संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग को एक निश्चित मापनी पर विभिन्न संकेतों के द्वारा समतल सतह पर निरूपण या प्रदर्शन मानचित्र कहलाता है। तो इस डेफिनेशन या परिभाषा के अनुसार मानचित्र के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। हम मानचित्र और रेखाचित्र को एक दूसरे से कैसे विभिन्न या अलग करेंगे। तो एक रेखाचित्र में वो सब चीज़ें हों ये ज़रूरी नहीं जो कि एक मानचित्र में होती हैं। सो द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैप आर, पहला, मापक या मापनी के अनुसार बनाया जाता है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने स्केल्स का अध्ययन किया है। डिफरेंट टाइप्स की स्केल्स होती हैं, सिंपल स्केल, ग्राफिकल स्केल और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो एक मानचित्र को हरदम हम किसी क्षेत्र का जब प्रदर्शन करते हैं तो मानचित्र पर एक स्पेसिफिक मापनी के द्वारा जब उस क्षेत्र का प्रदर्शन किया जाता है तब वह एक मानचित्र कहलाता है। अगर क्षेत्र का प्रदर्शन बिना मापक या मापनी के होता है तो फिर वह मानचित्र नहीं होकर के एक रेखाचित्र हो जाता है। तो मानचित्र की जो पहला विशिष्ट लक्षण है वह है कि वह एक मापक या मापनी पर बना हुआ होता है और प्रत्येक मानचित्र के नीचे उस मानचित्र का मापक या मापनी या स्केल लिखा हुआ होता है। पृथ्वी का द्विविमीय निरूपण होता है। एक मानचित्र हरदम लंबाई एवं चौड़ाई में पृथ्वी के संपूर्ण भाग को या किसी भाग को प्रदर्शित करता है। मापनी का त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल जो निरूपण होता है वह एक ग्लोब में होता है। ग्लोब में डेप्थ भी होती है, लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ, जबकि एक मानचित्र एक द्विविमीय निरूपण होता है जिसमें कि सिर्फ उस क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई होती है। समतल सतह पर निरूपण, मानचित्र जब हम किसी क्षेत्र का बनाते हैं तो उसका निरूपण एक समतल सतह पर होता है। अगर वो एक गोल सतह है तो फिर वो ग्लोब हो जाता है। तो समतल सतह पर निरूपण भी मानचित्र का एक विशिष्ट लक्षण होता है। यह समतल सतह किसी भी प्रकार की हो सकती है, एक पेपर हो सकता है,
एक कपड़े का टुकड़ा हो सकता है, किसी दीवार पर हो सकता है या भूमि पर हो सकता है, पर वह एक समतल सतह होगी जिस पर कि वह मानचित्र बना हुआ होगा। प्रतीकों द्वारा निरूपण। जब हम किसी तथ्य के वितरण को प्रदर्शित करते हैं संपूर्ण पृथ्वी पर या उसके किसी एक भाग पर, तो हम उस तथ्य को पृथ्वी पर लेकर नहीं, पृथ्वी का जो वो तथ्य हम अध्ययन कर रहे हैं उसको मानचित्र पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि मानचित्र एक समतल सतह है, एक छोटा उस क्षेत्र का प्रतीक है। तो हमको जो भी तथ्य वितरण दिखाना होता है, हम उस तथ्य को प्रतीकों के द्वारा या सिंबल्स के द्वारा उस मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं। वो सिंबल्स हम किसी भी तरह के ले सकते हैं, डॉट सिंबल्स हो सकते हैं, लाइन सिंबल्स हो सकते हैं, एरिया सिंबल्स हो सकते हैं, या पिक्चर्स हो सकती हैं, या ग्राफ्स हो सकते हैं, या डायग्राम्स हो सकते हैं। पर जब भी हम किसी तथ्य का वितरण का प्रदर्शन करते हैं मानचित्र पर, तो प्रतीकों या सिंबल्स के द्वारा वह प्रदर्शन किया जाता है। तो ये जो 5 लक्षण हैं, ये किसी भी मानचित्र के स्पेसिफिक लक्षण हैं। उसके अलावा एक मानचित्र और ग्लोब में क्या डिफरेंस होते हैं? तो एक ग्लोब में आप, क्योंकि वह एक 3 डायमेंशनल फिगर है, त्रिविमीय आरेख है, पृथ्वी का एक को शो करता है, तो उस पर एक बैक साइड होती है और एक फ्रंट साइड होती है, और आप किसी ग्लोब पर पृथ्वी के पूरे दृश्य को एक साथ नहीं देख सकते। ग्लोब पर पृथ्वी एक बार में आधी ही आपको दिखाई देगी, क्योंकि बाकी आधी पीछे की साइड होती है, जबकि एक मानचित्र में समस्त पृथ्वी को हम एक साथ दर्शा सकते हैं। आपने देखे होंगे एटलसेस में जो विश्व के मानचित्र होते हैं, उनमें विश्व के 7 जो कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, उनको एक साथ दर्शाया जाता है, और 5 ओशंस या महासागरों को भी। तो आप समस्त पृथ्वी को एक समतल सतह पर एक साथ देख पाते हैं, जबकि एक ग्लोब में हम आधी पृथ्वी को ही एक बार में देख सकते हैं, बाकी आधी पृथ्वी पीछे की तरफ ग्लोब में होती है। क्षेत्र के विवरणों और तथ्यों को विस्तार से प्रदर्शित किया जा सकता है। एक ग्लोब एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है, और उसमें जब हम किसी तथ्य का प्रदर्शन करते हैं तो हमारे पास स्पेस की लिमिट होती है, क्योंकि ग्लोब एग्जैक्ट पृथ्वी का एक मॉडल होता है। उसमें जो पोलर एरियाज़ हैं वो छोटे होते हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वो छोटे होते हैं, और जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं, इक्वेटोरियल रीजन्स होते हैं, वो बड़े होते हैं, क्योंकि वो अर्थ का एग्जैक्ट मॉडल है। तो जब हम भूमध्य रेखीय क्षेत्रों को ग्लोब पर प्रदर्शित करना चाहते हैं तो हमारे पास स्पेस कम होती है, जबकि जब हम पृथ्वी को एक मैप पर या एक मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं तो वो एक फ्लैट सरफेस होता है, और उसमें एक जो भी हम प्रक्षेप ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एरियाज़ इक्वलाइज हो जाते हैं। तो हम उस क्षेत्र के विवरणों और तथ्यों को मानचित्र पर ज़्यादा विस्तार से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक ग्लोब में अगर मुझे सिर्फ इंडिया को भी पढ़ना है तो मुझे ग्लोब में पूरा एशिया बनाना पड़ेगा और पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स बनाने पड़ेंगे, जबकि एक मानचित्र में हमको एक छोटे क्षेत्र को स्टडी करने के लिए पूरे देश या महाद्वीप को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होती है।
अगर मैं राजस्थान का अध्ययन कर रही हूँ तो मैं सिर्फ राजस्थान का मानचित्र ले सकती हूँ। अगर मैं भारत का अध्ययन कर रही हूँ तो मैं सिर्फ भारत का मानचित्र ले सकती हूँ। अगर मैं एशिया का अध्ययन कर रही हूँ तो मैं सिर्फ एशिया का मानचित्र ले सकती हूँ। एक ग्लोब की तरह मुझे पूरी पृथ्वी का मॉडल नहीं लेना पड़ेगा, मुझे सातों महाद्वीप नहीं दिखाने पड़ेंगे या एशिया पूरा नहीं दिखाना पड़ेगा। अगर मुझे राजस्थान का अध्ययन करना है तो पूरा भारत नहीं दिखाना पड़ेगा, मैं सिर्फ राजस्थान का मानचित्र ले सकती हूँ। तो एक मानचित्र या एक मैप में छोटे क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए पूरे बड़े एरिया को या पूरे देश या महाद्वीप को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होती। राज्य में भी अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को अध्ययन करना चाहती हूँ या एक पर्टिकुलर सब डिवीज़न का अध्ययन करना चाहती हूँ तो पूरे राजस्थान का मानचित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ उस ज़िले या डिस्ट्रिक्ट का मानचित्र ले सकती हूँ या उस सब डिवीज़न का मानचित्र ले सकती हूँ और उसका अध्ययन जिस भी तथ्य का मैं उस पर वितरण प्रस्तुत करना चाह रही हूँ वह कर सकती हूँ। तो मानचित्र और ग्लोब में यह भी एक डिफरेंस है कि मानचित्र पर छोटे क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए पूरे देश या महाद्वीप को प्रदर्शित करना आवश्यक नहीं होता है। हमको अगर कहीं मानचित्र को संभाल कर रखना है तो हम उसको आसानी से फोल्ड करके रख सकते हैं, उसको मोड़ करके या रोल करके हम उसे कहीं भी आसानी से रख सकते हैं। हम यह एक ग्लोब के साथ नहीं कर सकते। ग्लोब को फोल्ड नहीं किया जा सकता और वह ज़्यादा जगह भी रोकता है। इसके अगेंस्ट में अगर एक मैप है तो उस मैप को आसानी से फोल्ड करके या रोल करके आसानी से कहीं भी रखा जा सकता है। इसी तरह से एक मानचित्र को आप फोल्ड करके रोल करके आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली या सरलता से ले जा सकते हैं। हमारी बुक्स में या हमारी एटलस में सभी प्रकार के क्षेत्रों के मानचित्र होते हैं और एक एटलस को आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं, पर एक ग्लोब के साथ यह पॉसिबल नहीं है। हम एक ग्लोब में एक ही तथ्य को प्रदर्शित कर पाते हैं या कुछ ही तथ्यों को प्रदर्शित कर सकते हैं, जबकि एक एटलस में सभी मानचित्रों का, सभी प्रकार के मानचित्रों और सभी प्रकार के तथ्यों के जो मानचित्र हैं उनका संकलन करके प्रदर्शित किया जा सकता है और उसे आसानी से एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर ले जाया भी जा सकता है, जबकि एक ग्लोब पर यह नहीं हो सकता है। हम एक ग्लोब पर सभी तथ्यों को एक साथ प्रदर्शित बहुत आसानी से नहीं कर सकते हैं। उन पे संकलन भी विभिन्न तथ्यों का डिफ़िकल्ट होता है और उस ग्लोब को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाना भी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वह एक त्रिविमीय मॉडल है और उसे आसानी से एक किताब के रूप में आप नहीं ले जा सकते। वह जगह घेरता है और उसको ले जाना, उठा के ले जाने में भी आपको सावधानी रखनी पड़ती है। इसके अगेंस्ट में एक मानचित्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली या सरलता से ले जाया जा सकता है। जब एक ग्लोब पर जब हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं भी प्रदर्शित करते हैं तो मानचित्र पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हम जिस भी फॉर्म में, जिस भी इंटरवल पे प्रदर्शित करना चाहें हम कर सकते हैं। ग्लोब पर यह थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो आसानी से विवरणों को प्रदर्शन करना भी ग्लोब पर मुश्किल होता है। हम ग्लोब को मोड़कर भी नहीं रख सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ग्लोब को ले जाना भी मुश्किल होता है। किसी छोटे भाग को दिखाने के लिए पूरी पृथ्वी को भी ग्लोब पर
दिखाना पड़ता है। इसके अगेंस्ट में एक मानचित्र पर समस्त पृथ्वी को एक साथ दिखाया जा सकता है। विवरणों को ज़्यादा विस्तार से प्रदर्शित किया जा सकता है। छोटे क्षेत्र को दिखाने के लिए पूरे देश या महाद्वीप को दिखाना आवश्यक नहीं हो सकता है। एक मानचित्र को आराम से मोड़कर या रोल करके या फोल्ड करके रखा जा सकता है और मानचित्र को आसानी से या सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। तो आज आपने देखा कि मानचित्र की क्या परिभाषा होती है या मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र के विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं और एक ग्लोब और एक मानचित्र में मुख्य अंतर क्या होते हैं। सो टुडे वी स्टडीड about the definition of a map, what is a map, what are the specific characteristics of a map, and what is the difference between a globe and a map. Thank you.